शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को, गुप्तकालीन कला साहित्य तथा विज्ञान। अब देखिए साथियों, गुप्त काल जो वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस काल में कला, संस्कृति और विज्ञान जो वो अपनी चरम सीमा पर थी, इसलिए जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी साथियों कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो गुप्तकालीन कला संस्कृति की अगर बात की जाए तो इसमें अपन तीन चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे अभिलेखों को, उसके बाद में मंदिर व स्थापत्य कला को अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में साहित्य को साथियों अपन पढ़ेंगे और उसके साथ इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभिलेखों को। अभिलेखों में अपन जो जैसे गुप्त काल में श्रीगुप्त ने जो गुप्त वंश की एक प्रकार से स्थापना की थी, तो श्रीगुप्त से लेकर के अपन प्रत्येक राजा को पढ़ेंगे गुप्त काल में जो भी आए, और उनके अभिलेखों को उन्हीं के साथ साथ अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात की जाती है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त सब लोगों को पता है। श्रीगुप्त के बाद उनके जो पुत्र हैं घटोत्कच वो आए थे, लेकिन साथियों श्रीगुप्त और घटोत्कच से संबंधित कोई भी इनका स्वयं का कोई भी अभिलेख जो वो मिलता ही नहीं है। इनसे संबंधित कोई भी इनका स्वयं का अभिलेख यानी इनके द्वारा बनाया गया कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। इसलिए प्यारे साथियों अपने को इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। श्रीगुप्त और घटोत्कच को अपने को नहीं पढ़ना है। इसके बाद में देखिए थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बिलसड़ अभिलेख जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह जो बिलसड़ अभिलेख है इसमें संपूर्ण गुप्त वंशावली यानी कि सारे के सारे जो गुप्त शासक हैं उनका वंश के अनुसार, है ना, सबसे पहले श्रीगुप्त फिर घटोत्कच वगैरह, है ना, उसके बाद इस हिसाब से चलते जाते हैं। लेकिन पूरी संपूर्ण गुप्त वंशावली का जो उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? बिलसड़ अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, संपूर्ण गुप्त वंशावली का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है? बिलसड़ अभिलेख में मिलता है साथियों। केवल रामगुप्त को छोड़कर, रामगुप्त का नाम यहाँ पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जब अपन और डिटेल से साहित्य को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रामगुप्त जो एक बिल्कुल दुर्बल शासक हुआ था, एक कायर शासक हुआ था गुप्त वंश में, और इसका नाम जो बिलसड़ जो अभिलेख है उसमें नहीं रखा गया। उसका कारण अपन बाद में जानेंगे। बहरहाल अभी यही याद रखें कि इनका नाम जो है वो नहीं है। ठीक है, इसको कुमारगुप्त महेंद्रादित्य द्वारा बनवाया गया था। तो जब अपन कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को पढ़ेंगे तब अपन साथियों बिलसड़ अभिलेख की चर्चा जरूर करेंगे और बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी अपन श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद में जो राजा बनता है गुप्त काल में वो अपने बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक अगर गुप्त वंश के पूछे जाएं तो साथियों चंद्रगुप्त प्रथम को बताना है, श्रीगुप्त को नहीं बताना है। ठीक है, अब देखिए गुप्त वंश जो आपके जो चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। स्वयं के राज्यारोहण के दिन जो इन्होंने गुप्त संवत चलाया था और वो दिन था 9 मार्च 319 ईस्वी को इन्होंने गुप्त संवत चलाया था, ये याद रखिएगा। तो स्वयं के राज्यारोहण के दिन, ठीक है, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो गुप्त संवत चलाया गया है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इनके समय में जो सिक्के मिलते हैं वो सोने के थे साथियों, और इन सिक्कों का जो नाम है उनको अपन कुमार देवी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों देखिए इन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम व लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी का जो विवाह है इसकी जानकारी अपने को इन सिक्कों से मिलती है। इसलिए इन सिक्कों को कुमार देवी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के जो वो कहा गया है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसने गुप्त संवत जो है वो चलाया। कब चलाया? 9 मार्च 319 ईस्वी को चलाया। इसके साथ ही सोने के उनके सिक्के चला करते थे, जिसके ऊपर उनको उन सिक्कों को कुमार देवी प्रकार का सिक्का या विवाह प्रकार का सिक्का या राजा रानी प्रकार के सिक्के जो है वो कहा जाता था। अब साथियों इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक के काल में चलाए जाते थे? ठीक है, राजा रानी प्रकार के सिक्के जो वो किस गुप्त शासक के काल में चलाए जाते थे? तो साथियों वहाँ पे आप आंसर करिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में चलाए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है वो एक प्रकार से बहुत ही, जैसे अशोक इम्पोर्टेंट थे अपने मौर्य काल में, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त इम्पोर्टेंट हैं अपने गुप्त काल में। ठीक है, अब देखिएगा समुद्रगुप्त जो है साथियों
उनका जो जिक्र है वो प्रयाग प्रशस्ति में आता है। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो जाहिर सी बात, प्रशस्ति क्या होती है, यानी कि किसी के प्रशंसा में लिखा गया एक प्रकार से जो लेख है वही प्रशस्ति कहलाती है, सीधी सी बात है। तो प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है साथियों? प्रयाग प्रशस्ति वही प्रयाग कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख था, जो अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा लगवाया गया स्तंभ लेख है ना, प्रयाग कौशाम्बी, जो अपन ने मौर्य काल में साथियों जब अपन ने इस अशोक के स्तंभ लेख पढ़े थे, ठीक है, उसमें प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख का जिक्र आता है। ठीक है, या फिर प्रयाग इलाहाबाद वाला, जो एक प्रकार से अकबर के द्वारा इलाहाबाद में फिर रखवा दिया गया था इसको, तो उसी की एक प्रकार से अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। इसी के ऊपर जो है मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए साथियों, प्रयाग प्रशस्ति जो है, सबसे पहले बात कर लें स्तंभ लेख की। जो प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है, बताया हुआ मैंने आपको, वैसे स्टार्टिंग की 6 लाइन जो है वो अशोक से संबंधित है इसमें। इसके बाद में इसके ऊपर जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इस प्रयाग प्रशस्ति का जो एक प्रकार से जो लिखवाया गया इस प्रयाग प्रशस्ति को, वो तिल भट्ट के द्वारा लिखवाया गया है साथियों। तिल भट्ट के द्वारा इसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर अकबर का लेख भी मिलता है और जहांगीर का लेख भी मिलता है। अकबर का लेख जो है वो बिरबल के द्वारा लिखवाया गया था, क्योंकि अकबर तो बिल्कुल एक प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति था, है ना। उसके बाद में जहांगीर का लेख भी इसके ऊपर मिलता है। तो ये आपका प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं साथियों, तो प्रयाग प्रशस्ति सब लोग जानते हैं हरिसेन द्वारा रचित है। ठीक है, छोटी सी एक बात और याद रख सकते हो कि हरिसेन के पास प्रमुख 3 पद थे। किस समय? समुद्रगुप्त के समय प्रमुख 3 पदों पर जो आसीन थे, कौन? हरिसेन। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने ही की है। प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है अपने को? समुद्रगुप्त की भी मिलती है साथियों। अशोक, अकबर और जहांगीर इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो अपने को मिलती है प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, और वहाँ पर जो है अशोक, अकबर और जहांगीर की भी जानकारी है, इसलिए मात्र यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है, अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर उत्कीर्णित है, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बता दिया गया आपको। तिल भट्ट द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया, यानी कि इसको उत्कीर्ण किसने करवाया है? तिल भट्ट ने करवाया। प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ है, स्तंभ लेख है, प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है, उसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति को तिल भट्ट के द्वारा जो है उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल संस्कृत भाषा, शुद्ध संस्कृत भाषा है। शैली है वो चंपू शैली, यानी गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, यानी बाएं से दाएं। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि याद रखिएगा कि भारत में जो भी अभिलेख वगैरह अभी मौजूद हैं, जो वर्तमान भारत है उसमें, उसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है सभी की लगभग, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो लिपि कौन सी हो गई? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में समुद्रगुप्त की जानकारी, इसमें क्या जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता इसमें बताया गया है। समुद्रगुप्त के शरीर पर 100 घावों का भी इसमें उल्लेख किया गया है, और इसी के आधार पर बोला गया है कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जो वो जीते थे, इन 100 घावों के आधार पे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति एक प्रकार से हरिसेन के द्वारा रचित है, और प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख जो कि अशोक का स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख के ऊपर जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको उत्कीर्ण किसने करवाया? तो वो तिल भट्ट ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये चंपू शैली में है, संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, और ये बताया गया है इसके ऊपर कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन साथियों कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। धर्म प्रचार बंधु भी जो है वो आपके किस में कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये सारी बातें प्रयाग प्रशस्ति की यहाँ पे की जा रही हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए युद्धों का व नीतियों की जानकारी भी इससे मिलती है। इनको अपन अभी आगे देखेंगे। ठीक है, किनको देखेंगे? युद्ध और नीतियों को अपन देखेंगे। इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए साथियों, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया गया था किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। लेकिन इसका उल्लेख जो वो
प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। और देखिए साथियों, किसी राजा की प्रशंसा में ही जो वो रची जो जाए वो प्रशस्ति कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रयाग प्रशस्ति जब हरिसेन के द्वारा रची गई थी, उस प्रयाग प्रशस्ति के रचने से बाद की बात, यानी कि उसके बाद में जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था, जाहिर सी बात है अगर पहले किया जाता तो निश्चित तौर पे प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र होता, लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के रचने के बाद में किया गया था। और अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों, ठीक है, पर अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के साथियों सिक्के चलाए गए थे, उसमें एक प्रकार था अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध प्रकार का सिक्का, उसके ऊपर जो वो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है साथियों, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि हरिसेन के द्वारा रचित है। इसको उत्कीर्ण तिल भट्ट ने करवाया था प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर। ठीक है, चंपू शैली में यह संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि है। समुद्रगुप्त के 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को बताया जाता है। भारत का नेपोलियन कहा विंसेंट स्मिथ ने। हालांकि ये बात जो प्रयाग प्रशस्ति पे नहीं मिलती है साथियों, ये नोट के रूप में आपको लिखवाई है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है, ये उपाधि दी गई। धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसको दी गई है, तो वो समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए युद्धों व नीतियों की जानकारी भी इसके ऊपर मिलती है। और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलती। ये अशोक के द्वारा चलाए गए 6 सिक्कों में से जो एक सिक्का था अश्वमेध प्रकार का सिक्का, उसके ऊपर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी अपन बात करेंगे जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, युद्ध और नीतियों की बात करेंगे। और साथियों, प्रयाग प्रशस्ति के लिए कहा जाता है कि जो प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है उसके ऊपर 24, 25, 26 लाइनें। इसमें कन्फ्यूजन है साथियों, कोई 24 बताता, कोई 25 बताता, कोई 26 बताता, कोई 27 बताता है। तो ये लाइन्स के ऊपर प्रश्न आता नहीं है वैसे, बट इसमें कोई क्लियर चीज़ आपको कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो उसमें आपको थोड़ा बस यही ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको देखने की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो प्रयाग प्रशस्ति पर जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं और उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त समुद्रगुप्त के युद्धों का विवरण, ये विवरण यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस विवरण में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए इस डायग्राम से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ, बिल्कुल स्क्रीन पे अभी आपको ध्यान देना है। स्क्रीन की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से दिख जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं, है ना। तो क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 720 पिक्सल पे कर लीजिएगा। देखिए, ये आप इंडिया का नक्शा मान सकते हैं कि ये आपका भारत है। ठीक है, और इस भारत में ये व्यक्ति कौन है, ये है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ये उत्तरी भारत हो गया, ये पूर्वी भारत हो गया, ये दक्षिणी भारत हो गया इधर, और ये पश्चिमी भारत हो गया। सबसे पहले अपन बात करें उत्तरी भारत की, इसको आर्यावर्त युद्ध, जो उत्तर भारत में जो युद्ध किए गए समुद्रगुप्त के द्वारा, उनको अपन आर्यावर्त के युद्ध कहते हैं। और वहाँ पे इन्होंने 2 युद्ध किए और 2 युद्धों में इन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया। यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन समुद्रगुप्त जो उत्तर की तरफ एक प्रकार से गया और उन्होंने वहाँ पे आर्यावर्त युद्ध किए। जो 2 युद्ध किए थे उत्तर भारत में, आर्यावर्त युद्ध के नाम से अपन उनको जानते हैं, और 12 राजाओं को इसमें उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और यहाँ कौन सी नीति अपनाई, ठीक है, युद्ध जीतने के बाद कौन सी नीति अपनाई, प्रसभोधरण की नीति, यानी प्रसभोधरण की नीति, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति। यानी कि बिल्कुल उन राजाओं को वहाँ से हटा दिया, स्वयं ने वहाँ पे जो है वो समुद्रगुप्त ने शासन किया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में जो वो इसका उल्लेख जो वो मिलता है। तो ये तो आपको याद रखना है, उत्तर भारत में जो आर्यावर्त युद्ध किया समुद्रगुप्त ने उसको। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए कि उत्तर भारत में युद्ध करने के बाद प्रसभोधरण की नीति अपनाई, यानी कि राजा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि स्वयं ने वहां पे शासन किया, यानी कि प्रत्यक्ष शासन किया, बिल्कुल एक प्रकार से स्वयं ने शासन वहां पे इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत की जो विजय है उसको दक्षिणापथ विजय कहा गया साथियों, और इसमें भी इन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया था, 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। और इन्होंने इसमें नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह।
ठीक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, यानी कि यानी कि दक्षिण के जो दक्षिणापथ के जो राज्य हैं, है ना, गुजरात से लेकर के आपके एक प्रकार से तमिलनाडु तक, है ना, ये इन एक इधर इस प्रकार से अगर अपन देखें इंडिया के नक्शे को, ठीक है, तो यहाँ गुजरात से लेकर के ये जो रास्ता है तमिलनाडु तक का, ये रास्ता है आपका दक्षिणापथ इसको बोला गया। और यहाँ पे जो सीमावर्ती जो राज्य हैं दक्षिणापथ में, एक प्रकार से जितने भी राज्य हैं सबको जीत करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नीति जो चलाई शासन की, वो चलाई ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि केवल कर प्राप्त किया गया इनसे, ठीक है, इनसे। यहाँ पे इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी आपके समुद्रगुप्त ने सीधा शासन नहीं किया यहाँ पे, समुद्रगुप्त ने यहाँ पे सीधा शासन साथियों नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ टैक्स लिया इनसे। क्या लिया? सिर्फ कर लिया, यानी कि टैक्स लिया इनसे, बस टैक्स लिया, बाकी ये अपना शासन स्वयं ही करते ये राजा रहे, यानी कि हारने के बाद भी ये शासन अपना स्वयं करते रहे, बस इनसे टैक्स जो है वो लिया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दक्षिण में अगर बात की जाए तो अप्रत्यक्ष शासन किया गया किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा, जबकि उत्तर में बिल्कुल प्रत्यक्ष शासन जो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और इस बात का उल्लेख, यानी कि किस बात का उल्लेख? कि अप्रत्यक्ष शासन, ठीक है, यानी कि जो दक्षिणापथ विजय का जो उल्लेख है वो मिलता है 19वीं और 20वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है साथियों। यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर राय चौधरी ने दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय भी बताया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी शासक की, ठीक है। पश्चिमी भारत में जो है, जो एक प्रकार से समुद्रगुप्त के समय जो इसके एक प्रकार से पश्चिम में जो पड़ोसी एक प्रकार से शासक थे, वो शक शासक हो गए, आपके कुषाण शासक हो गए, ये थे, ठीक है, ये पश्चिमी शासक थे। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है, 23वीं और 24वीं पंक्ति में जो वो मिलता है। और नीति कौन सी अपनाई? कि आत्मनिवेदनम, ठीक है, कन्योपायन और गुरुत्मंदक, स्व विषया भुक्ति, शासन याचना, ये यहाँ पे नीतियाँ चलाई गई। यानी कि एक आत्मनिवेदन का मतलब जो एक प्रकार से समुद्र के ही समुद्रगुप्त के दरबार में आकर के इन राजाओं ने क्या कर दिया, एक प्रकार से जो शासक थे, कुषाण शासक थे, इनमें से कुछ ने क्या किया, आत्मनिवेदन कर लिया, यानी कि स्वयं ही दरबार में आकर के घुटने एक प्रकार से समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने टेक दिए, ठीक है। और फिर क्या कहा कि आप अपनी गुरुत्मंदक, यानी आप अपनी मोहर दे दो हमें, और आपकी मोहर को लेकर के हम हमारे राज्य में शासन चलाएंगे, यानी आपके मोहर के अंडर रह करके जो वो कार्य हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने क्या किया, कुषाण शासक और शक शासकों ने, इन्होंने किया कन्योपायन, यानी कि अपनी जो कन्याएं थी उनका विवाह गुप्त जो एक प्रकार से गुप्तों के साथ कर दिया, गुप्त राजकुमारों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह इन्होंने करवा दिया, जिससे सगे संबंधी ये बन गए आपस में। शक और कुषाण शासक जो है वो समुद्रगुप्त के सगे संबंधी बन गए, और सगे संबंधी पर जाहिर सी बात है ये हमला नहीं करेंगे, इस वजह से इन्होंने क्या किया, कन्योपायन किया, ठीक है। तो आत्मनिवेदनम कन्योपायन कहाँ के शासकों ने किया? पश्चिमी शासकों ने किया, शक और कुषाण शासकों ने किया। और तीसरा कार्य इन्होंने, जो नीति समुद्रगुप्त की रही, वो रही है गुरुत्मंदक स्व विषय भुक्ति। विषय और भुक्ति एक प्रकार से राज्य को बोला जाता है साथियों। तो अपने राज्य को, ठीक है, शासन याचना, यानी कि अपने राज्य को चलाने के लिए एक प्रकार से गुप्तों की जो मोहर है उसका प्रयोग वहां पे किया गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना साथियों, ठीक है। यानी कि इसका गुरुत्मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना का अर्थ है गुप्तों की मोहर लेकर अपने विषय भुक्ति यानी राज्य को संचालित करते थे। कौन? शक और कुषाण शासक, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त की पश्चिम भारत में विजय हो गया। इसके बाद में अगर बात करें उत्तर पूर्व भारत में विजय की बात करें, तो यहाँ पे साथियों इसका जो उल्लेख मिलता है वो 22वीं पंक्ति में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में मिलता है। और यहाँ पे उत्तर पूर्व विजय में इन्होंने क्या नीति अपनाई? इन्होंने नीति अपनाई सर्व कर दानम, यानी सबको कर देना पड़ेगा, ठीक है। आज्ञा करणम प्रणाम आगमनम, यानी कि सर्व कर दानम, यानी कि सबको कर देना पड़ेगा, और आज्ञा देने पर सबको आपके एक प्रकार से दरबार में आना पड़ेगा, ठीक है। हुक्म बजाने के लिए, बिल्कुल आदेश की पालना करने के लिए दरबार में आना पड़ेगा। यह था उत्तर पूर्व विजय में एक प्रकार से उसमें जो नीति अपनाई गई, यानी कि उत्तर पूर्व भारत को जब जो समुद्रगुप्त ने जीता तो वहाँ पे ये नीति अपनाई कि सबको कर देना पड़ेगा, संपूर्ण कर चुकाना पड़ेगा, यानी कि सारा का सारा जो कर है, यानी कि एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि
जो राज्य का जितना भी टैक्स बनता वो सारा का सारा कर, संपूर्ण कर जो है वो समुद्रगुप्त को देना पड़ेगा। और आज्ञा देने पर राजा को किसके दरबार में आना पड़ेगा? समुद्रगुप्त के दरबार में आना पड़ेगा। यानी कि इसके ऊपर एक प्रकार से अगर अपन देखें तो उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत में समुद्रगुप्त ने बिल्कुल एक प्रकार से अपना प्रत्यक्ष शासन ही वहाँ पे किया, लेकिन बिल्कुल एक प्रकार से पूरा मतलब ज़्यादा प्रभाव जो है यहीं पर इनका रहा। बाकी दक्षिण भारत में जो है वो दिक्कत ये थी कि साथियों देखिए, भारत में ये हिस्सा आप मान सकते हैं पाटलिपुत्र का। अब पाटलिपुत्र यहाँ से जो उत्तर भारत के जो राज्य थे, जो प्रांत थे, वो तो नज़दीक थे इनसे, लेकिन जो दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो दूरी भी अधिक हो जाती है। अगर वहाँ पे प्रत्यक्ष शासन अगर किया जाता समुद्रगुप्त के द्वारा, तो फिर ये उत्तर भारत वाले एक प्रकार से आज़ादी के लिए लड़ने लग जाते, ठीक है, विद्रोह हो जाता। तो इस चीज़ को देखते हुए दक्षिण भारत में जो है वो समुद्रगुप्त ने जो एक प्रकार से आपका कर जो है वो लेना उचित समझा कि वहाँ से सिर्फ कर लिया गया और उत्तर भारत में प्रत्यक्ष शासन जो वो इसके द्वारा किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन ने दिशाओं के हिसाब से कर ली समुद्रगुप्त की। ये सारा का सारा वर्णन साथियों प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो ये आपका जो समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए युद्धों और नीतियों की जो जानकारी मिलती है वो ये युद्ध और नीति इस प्रकार से इनकी रही थी, ठीक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की इन समस्त विजयों का उद्देश्य जो था वो धरणीबंध था। धरणीबंध यानी संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत में या पूर्वी उत्तरी भारत में जो युद्ध लड़े गए, ये जो विजय इन्होंने प्राप्त की, उनका उद्देश्य क्या था, इनका क्या उद्देश्य था इसके पीछे? तो उद्देश्य ये था धरणीबंध का। धरणीबंध यानी कि संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का जो है वो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था, यही इनका लक्ष्य था, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है समुद्रगुप्त से संबंधित अपन ने प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ लिया। अब समुद्रगुप्त का जिक्र एक और अभिलेख पर आता है, वो है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। ये कहाँ पे है? सागर जिला एमपी में स्थित है साथियों, ठीक है। और भानुगुप्त के समय का, परंतु इसके ऊपर जानकारी किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी भी इसके ऊपर मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर के समान इसमें बताया गया है और तथा नाराज होने पर यमराज के समान बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और नाराज होने पर यमराज के समान बताया गया है? एरण अभिलेख में बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जो पत्नी है उसका नाम राजमहिषी दत्त देवी का उल्लेख भी मिलता है। राजमहिषी दत्त देवी, ठीक है, उसको समुद्रगुप्त की पत्नी एरण अभिलेख में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा जो 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए, स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो कौन कौन सी हैं? तो पहला जो सिक्का था इनका गरुड़ प्रकार का सिक्का था, फिर धनुर्धारी प्रकार का सिक्का इन्होंने चलाया, अश्वमेध प्रकार का चलाया, परशु प्रकार का, व्याघ्र हनन प्रकार का और वीणा वादन प्रकार का सिक्का जो है इन्होंने चलाया। अब देखिए साथियों, याद कैसे रखेंगे? तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भगवान जो विष्णु थे, गुप्त शासक भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। तो और भगवान विष्णु का वाहन क्या है साथियों? भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, तो गरुड़ प्रकार के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलाए। अब गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए, उसके बाद में साथियों धनुर्धारी प्रकार के, भाई धनुर्धारी यानी कि एक प्रकार से अपन गरुड़ प्रकार के सिक्के के बाद में गरुड़ के ऊपर व्यक्ति विराजमान है धनुष लेकर के, धनुर्धारी है ना। और फिर अश्वमेध प्रकार के, ठीक है। अश्वमेध के बाद में परशु प्रकार के, परशुराम जो एक प्रकार से हुए, परशु प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, वीणा वादन, है ना। अब देखिए गरुड़ प्रकार के जो सिक्के थे साथियों, उसके ऊपर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन है और इसके पृष्ठभाग पर सिंहासनारूढ़ समुद्रगुप्त और दत्त देवी की देवी तथा नीचे लिखा है पराक्रमांक है। ये उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो पीछे वाला भाग है, जो गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं उसका जो पीछे वाला भाग है साथियों, उसके ऊपर समुद्रगुप्त और दत्त देवी सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पर बैठे हुए दिखाए गए हैं और उनके नीचे लिखा गया है पराक्रमांक है, पराक्रमांक है। ये जो उपाधि मानी जाती है समुद्रगुप्त की, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, तो इस पर अप्रतिरथ उपाधि का उल्लेख मिलता है। अप्रतिरथ का साथियों मतलब क्या होता है?
अद्वितीय योद्धा जिसके विजय रथ को रोका न जा सके। और साथियों संपूर्ण गुप्त वंशावली में, संपूर्ण गुप्त शासकों में केवल समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। यानी कि अद्वितीय योद्धा की उपाधि केवल 2 गुप्त शासकों ने धारण की। वो कौन कौन? समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात करते हैं साथियों, अब इंपॉर्टेंट धनुर्धारी प्रकार का इसलिए बनता है क्योंकि अप्रतिरथ की उपाधि का उल्लेख जो धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों में मिलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, रथ के ऊपर सवार होकर के धनुष लेकर के अर्जुन लड़ा था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में भी अपन थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अब देखिए अग्रभाग पर, जो अश्वमेध प्रकार का सिक्का था उसके अग्रभाग पर लिखा था अश्वमेध पराक्रमांक है, अश्वमेध पराक्रमांक है। और साथियों अश्वमेध जो यज्ञ किया गया था उसकी जानकारी इसी सिक्के से जो है वो साथियों मिलती है, और उसके लिए लिखा गया है अश्वमेध पराक्रमांक है। ठीक है, इसके पृष्ठ भाग पर यानी कि पिछले वाले भाग, पृष्ठ भाग पर, पिछले वाले भाग पर दत्त देवी का अंकन मिलता है, यानी कि इनकी रानी का अंकन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें परशु प्रकार का परशु प्रकार का सिक्का। इसके ऊपर उपाधि मिलती है कृतांत प्रशु। ठीक है, ये जो कृतांत पशु लिखा हुआ है कृतांत प्रशु, इस कृतांत प्रशु का एक प्रकार से एक अपन बोल सकते हैं कि उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रशु प्रकार के सिक्के पर क्या लिखा गया है? कृतांत प्रशु। इसके बाद में जो सिक्का चलाया इन्होंने पांचवें प्रकार का सिक्का, वो है व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। यानी कि इसके अग्रभाग पर जो उपाधि है एक वो लिखी गई है व्याघ्र हंता। तो जाहिर सी बात है व्याघ्र हंता किस प्रकार के सिक्के पर उपाधि है? तो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के पर उपाधि है। तो ये तो बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है। कृतांत प्रशु प्रकार के सिक्के पर लिखा हुआ है, तो इनको तो याद करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है? अप्रतिरथ की उपाधि धनुर्धारी प्रकार के सिक्के पर है। ठीक है, और सिंहासनारूढ़ समुद्रगुप्त और दत्त देवी की जो एक प्रकार से चित्र, और नीचे लिखा है पराक्रमांक, तो वो गरुड़ प्रकार के सिक्के पर लिखा है। फिर अश्वमेध प्रक्रमांक, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के पर लिखा है। तो ये तो कोई ज़्यादा जो वो कठिन चीज़ें नहीं है, है ना, याद कर सकते हैं अपन इनको आराम से। और व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के के आगे वाले भाग पर उपाधि लिखी हुई है व्याघ्र हनता, और दूसरे पर लिखा है पृष्ठ भाग पर यह है मकर वाहिनी का चित्रण मिलता है। यानी कि पृष्ठ भाग पर, पीछे वाले भाग पर जो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, उसके पीछे वाले भाग पर गंगा नदी का चित्रण मिलता है, यानी कि मकर वाहिनी इसको बोला जाता था उस समय, तो गंगा का चित्रण मिलता है। फिर समुद्रगुप्त नाम भी जो इस सिक्के पर, जो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के पर समुद्रगुप्त नाम भी लिखा मिलता है। उसके बाद में लास्ट प्रकार का सिक्का आता है वीणा वादन प्रकार का। देखिए समुद्रगुप्त जो ऐसे शासक थे जो वीणा बजाने में भी बिल्कुल कुशल थे, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए इस सिक्के पर दिखाया गया है। उपाधि है वीणा वादिनः लिखा हुआ है इसके ऊपर, वीणा वादिनः भी इसके ऊपर लिखा गया है। तो वीणा वादिनः से वीणा वादन प्रकार के सिक्के हो गए, है ना। तो ये तो याद करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको याद क्या रखना? आपको याद ये रखना है कि अप्रतिरथ की उपाधि और दूसरा पराक्रमांक का शब्द, ये जो है वो दोनों गरुड़ प्रकार और धनुधारी प्रकार को थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप आराम से एक बार अभी ही आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है साथियों, ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अब साथियों यहाँ पे इसके अलावा जो आपको देखना है वो अपन नेक्स्ट जो शासक अपने चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त के पुत्र हैं, उनके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समुद्रगुप्त ने जो है वो एक प्रकार से, समुद्रगुप्त में अपन अगर देखें तो 6 प्रकार के सिक्कों को ध्यान में रखना है। एरण अभिलेख को ध्यान में रखना है। एरण अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इनकी पत्नी का जो नाम है वो राजमहिषी दत्त देवी मिलता है। दूसरा, समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर बताया जाता है कुबेर के समान, नाराज होने पर बताया जाता है यमराज के समान। इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, यही है सब कुछ एक प्रकार से गुप्त वंश में। अगर अपन पढ़ें, सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में अपन ने पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो आपके
समुद्रगुप्त के पुत्र हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम में केवल 2 ही बातें आपको याद रखनी है। गुप्त संवत चलाए इन्होंने और इनके जो सिक्के थे उनके ऊपर उनको कुमार देवी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। बस ये कुछ बातें हैं, बाकी ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बिलसड़ अभिलेख की मैं बाद में चर्चा करूँगा तो थोड़ा वहाँ पर आपको और अच्छे से बता देंगे। बाकी श्रीगुप्त और घटोत्कच इनके स्वयं के कोई भी अभिलेख वगैरह नहीं है तो उनकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने एक प्रकार से पढ़ रहे हैं। अभिलेख में अभी अपन चल रहे हैं, सभी राजाओं के अभिलेख को देखेंगे, अपन अभिलेखों को देखेंगे। उसके बाद में मंदिर और स्थापत्य कला की बात की जाएगी, फिर साहित्य की बात की जाएगी। तो थोड़ा मैटर तो देखिए 5-6-7 वीडियो का है, कोशिश करेंगे आपको जल्दी करवाने की। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार का मैटर निकालने में। और अगर आपको मैटर अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप हमारे अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।